हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मूविंग चार्जेस एंड फील्ड्स। इसका पहला लॉ है बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ के लिए हमने एक वायर कंसीडर किया, एक कंडक्टर कंसीडर किया, उसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई कंडक्टर। तो एक्स वाई में से जो है करंट जा रहा है वो आई करंट जा रहा है। तो हम इसमें से एक एलिमेंट काटते हैं, छोटी सी लेंथ का एलिमेंट है तो हमने इसको डी एल बोल दिया। अब इस एलिमेंट के अंदर से क्या जा रहा है, करंट आई जा रहा है, इसके अंदर से करंट आई जा रहा है, तो हमने इसको बोल दिया करंट एलिमेंट। अब हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट क्या लिया, पी लिया। पी पर हमने ये देखना है, अब ये जो है एक्स वाई कंडक्टर जिसके अंदर से करंट जा रहा है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हमने देखना है, बायो सेवर्ट्स लॉ हमें ये बताएगा कि पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड पहुंची है इस करंट एलिमेंट डीएल की वजह से। इस डीएल ने क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड बनाई। पी पॉइंट पर उसने कितनी पहुंचाई, ये हमें कौन बताएगा, बायो सेवर्ट्स लॉ बताएगा। और पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, करंट के। क्यों, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। और जितना बड़ा आप लेंथ का करंट एलिमेंट की लेंथ लेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा साइन थीटा। थीटा के पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है साइन थीटा पे। और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब हम दूर लेते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। अब हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ऊपर है ऊपर लिख दिया, डी एल साइन थीटा, जो चीज़ें ऊपर है उसे ऊपर लिख दी, जो चीज़ नीचे है उसे नीचे लिख दी। तो आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट जो होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ जो हमने म्यू नॉट यूज़ किया है इसका मतलब होता है परमिएबिलिटी, इसको हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। और इस कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो हम यहाँ पर म्यू नॉट की अपॉन 4 पाई की वैल्यू याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, हमने डायरेक्शन ऑफ डीबी कैसे निकालनी है। हम सबको पता है हम डीबी की डायरेक्शन निकालते हैं, अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता हो, और डीबी की डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, या फिर हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। हम थंब रूल को कैसे यूज़ करते हैं, हम जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में अपना थंब लगा लेते हैं, और जो हमारी फिंगर्स, कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इनसाइड जा रहा है फिलहाल, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है। ठीक है, तो पी पर जो इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है, ये हमने यहाँ पर क्या निकाला है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। अब हम इस बायो सेवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। इस वेक्टर फॉर्म में हमने दोबारा से वही लिख लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में निकले के लिए हमने आर कैप से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आर कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन दे देता है। तो मैग्नीट्यूड 1 होगा तो इसको हम इससे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो वो वैल्यू पर, डीबी की वैल्यू पर कोई असर नहीं डालेगा। तो हमने इसलिए इसको यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आर कैप की जो वैल्यू होती है, हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, वो आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर होती है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब जो है हम लिखेंगे साइन थीटा की जगह हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई को हमने एज इट इज़ लिखा, जो हमारा क्रॉस पड़ा वो डी एल और आर के बीच में पड़ा, क्योंकि डी एल इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, आर इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में होता है। तो डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएगा। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो सेवर्ट्स लॉ, डी एल क्रॉस आर। अगर हमें डी बी की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, पहले उंगलियां जो हैं हम अपनी डीबी की, डीएल की जो पहले लिखा है उसकी साइड हम उंगलियां रखेंगे, और जो कर्ल करेंगे वो दूसरे मतलब आर की तरफ हम कर्ल करेंगे। तो हमने डीएल की साइड फिंगर्स रखी और कर्ल टूवर्ड्स आर कर दिया, तो हमारा ऊपर की तरफ क्या आई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमने डीएल की तरफ उंगलियाँ रखी और हमने आर की तरफ उसे घुमा दिया, तो डाउनवर्ड्स डीबी की डायरेक्शन आई। तो इस तरह से हम डीबी की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट जो होते हैं वो टेस्ला होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के एसआई यूनिट। तो अगर हम यहाँ पर 1 टेस्ला डिफाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे,
अगर हम करंट को 1 एम्पियर ले लेते हैं, DL को 1 मीटर ले लेते हैं, साइन थीटा को 1 ले लेते हैं, R को 1 ले लेते हैं, तो dB की वैल्यू क्या आएगी? 10⁻⁻7 टेस्ला। तो हम यहाँ इस तरह से हम 1 टेस्ला को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो 1 टेस्ला जो है वो क्या होता है? 1 टेस्ला इज़ 10⁻7 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड produced by the conducting wire of length 1 meter and carrying the current 1 ampere at the distance of 1 meter from it and perpendicular to it। अब जो मैंने बोला है उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है, हमने 1 टेस्ला को कैसे डिफ़ाइन किया? हमने 1 टेस्ला को कैसे डिफ़ाइन किया? हमने लिया dB इज़ इक्वल टू μ0/4πI/dl sin थीटा बाई r²। ये आपको पता है कि हमने ये एक कंडक्टिंग वायर द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। अगर हम करंट 1 एम्पियर कर दें, DL 1 मीटर कर दें, साइन थीटा 1 कर दें, R 1 मीटर कर दें, तो dB की वैल्यू आएगी μ0/4π दैट इज़ इक्वल टू 10⁻7 टेस्ला। अब यहाँ पर देखिए हमने जो डिफ़ाइन किया है वो कैसे किया है? dB इज़ इक्वल टू 1/10⁻7 टेस्ला। 1 टेस्ला इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7 dB। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 टेस्ला किसके इक्वल आएगा? 10⁻7 टाइम्स dB के इक्वल आएगा जब हम I 1 एम्पियर लेंगे, DL 1 मीटर लेंगे, साइन थीटा 1 लेंगे और R 1 मीटर लेंगे। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितने टेस्ला की होगी? 1 टेस्ला की होगी। तो ये हम दिस इज़ हाउ वी डिफ़ाइन 1 टेस्ला। अब जो नेक्स्ट है वो है द डिफरेंस बिटवीन बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ dB इज़ इक्वल टू μ0I/dl sin थीटा बाई 4πr²। और आपको कूलम्स लॉ तो पता ही है, कूलम्स लॉ होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। इसकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती हैं, दोनों ही लॉन्ग रेंज फील्ड्स होती हैं, दोनों के ऊपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, दोनों अपने सोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसको Q1 Q2 बनाता है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको करंट एलिमेंट बनाता है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सिमिलैरिटीज़ होती हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ और कूलम्स लॉ के। अब है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। इसका सोर्स होता है IDL जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सोर्स है चार्ज जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। अब dB इज़ इक्वल टू μ0/4πI/dl क्रॉस R बाय r³। तो अब आप देखेंगे ये हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की जो है वो प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पर क्रॉस आ जाता है तो DL जो है वो भी dB के परपेंडिकुलर है और R जो है वो भी dB के परपेंडिकुलर है। DL क्रॉस R का जो भी जिस प्लेन में भी होंगे dB उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, तो dB भी R के परपेंडिकुलर रहेगा और dB DL के भी परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है कि DL भी dB के परपेंडिकुलर है और R भी dB के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर इस प्लेन के अंदर DL और R है तो इस प्लेन के अंदर क्या होगा? dB होगा उसके परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो अलोंग दी R हुई होती है। तो ये जो है बायो-सेवर्ट्स लॉ में थीटा आता है साइन थीटा, मतलब ये एंगल डिपेंडेंट है, लेकिन इसके अंदर कोई थीटा नहीं आता तो ये एंगल डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बायो-सेवर्ट्स लॉ एंड कूलम्स लॉ।